नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूपीएससी की जर्नी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पर डे एक टॉपिक आपके सामने लेके आता हूँ, जहाँ प्री कम मेंस की पूरी संपूर्ण बेहतर तरीके से उस टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखा जाए तो लगभग 1000 टॉपिक का यूपीएससी का एक एग्जाम है, चाहे उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सबको हम लोग मिला लें। और यदि एक एक टॉपिक पर बेहतर पकड़ अगर हम लोग कर लें तो कहा जा सकता है कि आपके दिमाग में उस टॉपिक के प्रति अच्छी फिल्म सी बन जाएगी। तो उससे आने वाले फैक्चुअल क्वेश्चन हो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो या अप्लाइड पार्ट के जो भी डायनामिक क्वेश्चन उससे लिंक हो जाते हैं, वो क्वेश्चन वो आराम से टैकल हो जाते हैं। तो मैं इस सीरीज के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैं पर डे ध्यान रखना एक टॉपिक लेके आता हूँ। यदि ये सीरीज आपको लाभान्वित कर रही है तो जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस सीरीज में आप क्या चेंजिंग चाहते हैं, आप किस तरीके से उसको ध्यान रखना प्रयोग कर पा रहे हैं, तो जरूर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। तो जैसा कि जानते हैं कि आज का एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कैग, जिसे हम लोग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कह सकते हैं। नॉर्मली इस वर्डों में कहा जाए तो इसको महालेखा परीक्षक के रूप में हम लोग जानते हैं। लेकिन प्रश्न ये आ जाता है कि हम इसको तैयार कैसे करें, हमें इसको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी एक विषय बन जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस टॉपिक को इसलिए पढ़ रहे हैं कि कैग होता क्या है जान नॉलेज के लिए। तो यूपीएससी नॉलेज के साथ साथ ज़्यादा जो एग्जाम है वो स्मार्ट वर्क का है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये हुआ कि आपको ये चेक करना है कि हमारे एग्जाम के लिए कौन सा टॉपिक मूलभूत तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से कभी कभी प्रश्न आते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से प्रत्येक वर्ष प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप प्री का एग्जाम दे पा रहे हो या जो मेंस आने वाले उनका एग्जाम देंगे, तो एक टॉपिक के प्रति समझ को विकसित करने के लिए प्रोग्राम आपके सामने ये मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं, जिसका नाम है कैग। हम इसके बारे में जानेंगे। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, थोड़ी सी इसके लिए पहले फिल्म सी हम लोग बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। जैसे ये लिखा है कैग। इस कैग के बारे में हमें क्या पढ़ना है, बेसिक थीम है, ध्यान रखना। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी क्यों कैसे जो प्रश्न है वो पूछता है मेंस में, और ये क्या है, ये सारी कहानी जो पूछता है प्री में पूछता है। तो क्यों कैसे ये सब सारी बातें भी हम लोग करेंगे। पहले हम लोग जानेंगे कि केक का एक प्रकार से इसका मीन्स क्या होता है, एक हिंदी के शब्दों में कहा जाए तो इसका अर्थ क्या होता है, समझेंगे या इसकी रूपरेखा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नंबर 2, एग्जाम में इसका रोल है या नहीं है, ध्यान रखना, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तीसरा पॉइंट जानेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे इसका अपॉइंट कैसे करते हैं, कौन करता है, ध्यान रखना। कुछ मूलभूत बातें, इसका कार्यकाल या जिन कह सकते हैं जो ड्यूरेशन है, टेन्यू है, ध्यान रखना वो कितना होता है। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे जो इसकी स्वतंत्रता है, जो इसकी फ्रीडम है, ध्यान रखना वो क्या क्या, ध्यान रखना कुछ इसके बारे में जानेंगे। कुछ हम लोग जानेंगे इसके पावर के बारे में, और कुछ हम लोग जानेंगे इसके वर्क के बारे में, फंक्शन के बारे में, जो क्या इसके कार्य हैं। और मूलभूत तरीके से कुछ एग्जाम के प्रश्नों को करने का प्रयास भी करेंगे, जिसको हम लोग प्री और मेंस दोनों को लेके हम लोग चलेंगे। कुछ अन्य बातें जो कह सकते हैं कि किन किन निगम का अन्य जो अर्थ हैं या अन्य जो बातें हैं, ध्यान रखना उन बातों को हम लोग करेंगे। जैसे कुछ जो निगम है, कॉरपोरेशन है, उनका भी ध्यान रखना कैग ऑडिट करता है, कुछ ऐसे हैं जिनका नहीं करता है। या कुछ मूलभूत बातें जो कह सकते हैं थोड़ा तथ्यात्मक तरीके से ना होकर ध्यान रखना अप्लाई हो सकती हैं, जैसे इसको मुनीम भी कहते हैं। तो मुनीम किसे कहते हैं, क्या कहा गया मुनीम के बारे में, कि क्या कैग जो है मुनीम की तरह कार्य करता है। जब आप इस टॉपिक की इस तरीके से फिल्म बना लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टॉपिक से आने वाले सभी प्रश्नों को आप समाहित तरीके से ध्यान रखना कर पाएंगे। तो चलिए आज की जर्नी को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, देखिएगा, और समझते हैं वन बाई वन करके क्या होता है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि मेंस के एस्पेक्ट में क्या इसका कंडीशन है और प्री के एस्पेक्ट में क्या कंडीशन है, क्योंकि मैं लेके आता हूँ ऐसे प्रश्नों को जो एग्जाम में आ रखे हैं और उसी टॉपिक से आ रखे हैं। उससे ये होता है कि जब अपने टॉपिक को पढ़ेंगे तो एमसीक्यू भी कर लेंगे, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे, साथ में जो मेंस से वहां से प्रश्न बन सकता था या बना है, ध्यान रखना वो भी कर पाएंगे। तो क्या है इसका मेंस में रोल, देखिएगा क्या लिखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है, इसको बड़े आराम से लिखने का भी प्रयास करें और समझने का प्रयास भी करें। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इट मीन्स मतलब कैग, हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंश्योरिंग द एक्जीक्यूटिव फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। डिस्कस, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने के लिए है कि भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कैग की कार्यकारी की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने से महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। अब ये प्रश्न बन जाता है कि ये जो बॉडी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि भूमिका की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा 2018 में आया, क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया इसने। क्या दिया है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। बिल्कुल सही बात है, क्या भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है।
समझाइए कि यह उसकी नियुक्ति की पद्धति और शर्तों के साथ साथ उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली शक्तियों की सीमा में कैसे हम लोग इसको परिलक्षित कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। इतना जबरदस्त क्वेश्चन 250 वर्डों में लिखने के लिए 10 नंबर में वो दे रहा है आपसे, तो आपसे कुछ मूलभूत बातें एक्स्ट्रा पूछ रहा है जो आप किताबों से, ज्ञान से जो आपने इकट्ठा किया है उसके उसको यहाँ रिप्रेजेंट कर सकें। देखिए, अगर एमसीक्यू बेस में जाएं प्री की एस्पेक्ट में, तो प्री में क्वेश्चन देखो ये आ चुका है आपके पास। एक क्वेश्चन दिया है, 2 पॉइंट दिए, रीजन कारण ध्यान रखना। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द प्रैक्टिस इन द ऑडिटर जनरल ओनली, ध्यान रखना। ये सामान्य रूप से ध्यान रखना ऑडिट करता है, ये आपसे पूछा गया है। या नंबर 2 पॉइंट पूछा गया है, द कैग हैज नो कंट्रोल ओवर द इशू ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटरी फंड, यानी जो कैग का जो नियंत्रण है वो कंसोलिडेटरी, ध्यान रखना, फंड पर नहीं होता है। ये आपसे पूछ रहा है, ये मुद्दा है। आपसे पूछ रहा है एबीसी बोथ है यार, ट्रू करेक्ट, ये नॉर्मली क्वेश्चन ध्यान रखना दिया है इसने। इस प्रश्न को तुम जब कर पाओगे जब आपके दिमाग में कुछ उसके फंक्शंस होंगे, कुछ उसके लिमिटेशंस होंगी, कुछ उसके वर्क होंगे। अगर नहीं होंगे तो आप इसको टैकल नहीं कर पाएंगे। तो चलें पहले समझते हैं कि कैग क्या है, उसके बारे में बहुत मस्ती के साथ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद इसकी यात्रा को स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ कैग, थोड़ी सी फिल्म को बनाते हैं। देखिएगा, इंडिया एक ऐसा कंट्री है, ध्यान रखना, यहां शक्तियों का पृथकीकरण किया गया, ध्यान रखना, शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक एग्जाम्पल समझे, एक परिवार से, ध्यान रखना। एक फैमिली है, फैमिली के कई सारे मानक हो सकते हैं कि कोई कमाने वाला है, कोई प्रबंधन करने वाला है, कोई घरेलू काम करने वाला है, उसमें मेल फीमेल सब आ जाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि यहाँ पे किसी एक जॉब कर रहा है, ध्यान रखना, इस व्यक्ति को, और इस जॉब करने के बाद यहाँ घर में पैसा दे रहा है, तो पैसा देना इसका काम है, लेकिन यहाँ पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो पा रहा है, क्या ये व्यक्ति कर पाएगा? वो यहीं पे कोई व्यक्ति, ध्यान रखना, उसको कहीं ना कहीं डिफाइन करेगा कि भाई इतना पैसा आपने दिया था, इतना पैसा यहाँ खर्च हो गया, इतना पैसा यहाँ खर्च हो गया। तो क्या कर रहा है, एक ऑडिट कर रहा है व्यक्ति। तो इस ऑडिट को, ध्यान रखना, क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से लेखा जोखा कर रखने वाला हम लोग व्यक्ति कह सकते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, जवाब सुनिएगा पहले आराम से। इंडिया कैसा कंट्री है? इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। और डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, ध्यान रखना, पावर जो हमारे पास क्या है, जनता के पास। और जनता इतनी बड़ी है, इसके पास पावर क्या होगा, इसने कहा कि गवर्नमेंट का चयन किया। वो गवर्नमेंट का चयन करने के लिए, गवर्नमेंट को ध्यान रखना चलाने के लिए यहाँ टैक्स सिस्टम लगा दिया कि इंडिया सब लोग टैक्स देंगे जो जो एलिजिबल हैं, और वहाँ से जो पैसा आएगा उस पैसे से हम देश के विकास के लिए कुछ योजनाओं के माध्यम से, कुछ इनोवेशंस के माध्यम से जो भी देश का समृद्धि के लिए विकास करेंगे। अब ये विकास करने के लिए हमारे पास जो बैठा हुआ है, 3 लोग बैठे हुए हैं, देखिए समझने का प्रयास करें। यहाँ कौन बैठा हुआ, लेजिस्लेचर बैठे, ये कानून को बनाएगी, सही तरीके से इंप्लीमेंट कराने का प्रयास करेगी। एक एग्जीक्यूटिव बैठी हुई है जो कार्यपालिका के रूप में कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। और एक जुडिशरी बैठी है कि न्याय करने में दिक्कत आएगी। अब यहाँ कहा गया कि जब ये तो नियम बनाएंगे, भाई नियम बना दिया कि भैया 10 रुपए यहाँ खर्च होना है, खर्च कौन कराएगी, ये कराएगी, ध्यान रखना। तो अब इसने तो डिफाइन कर दिया, अब यहाँ से इसको खर्च करने के लिए इसने दे दिया, ये खर्च उस डायरेक्शन में हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, या खर्च जिसके लिए किया गया वहाँ हो पाया है, नहीं हो पाया। साथ में ये दिखाने के लिए कि जितना दिया था उतना ही खर्च हो पाया, कहीं घोटाला तो नहीं हुआ उसमें। तो यानी इसका प्रबंधन करने के लिए, ध्यान रखना, हमने क्या करा, एक ऐसे व्यक्ति की स्थापना कर दी, एक ऐसी संस्था की स्थापना कर दी, क्योंकि हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ बुक है, ध्यान रखना। रूल ऑफ बुक का मतलब लिमिटेशन गवर्नमेंट है, ध्यान रखना। सीमित संसार या सीमित सरकार की स्थापना करा है हमने, असीमित सरकार की स्थापना नहीं की है। ये कई बार पूछ लेता है प्रश्न, ध्यान रखना। तो हमने क्या किया कि यहाँ सीमित सरकार की स्थापना के साथ साथ एक व्यक्ति यहाँ पे एक संस्थान की स्थापना कर दी जो देश के अंतर्गत होने वाले खर्चों का, ध्यान रखना, ब्यौरा इकट्ठा करेगी, ब्यौरा लेके, ध्यान रखना, उसको रिप्रेजेंट करेगी संसद के पटल पर या विधानमंडल के पटल पर। तो यानी कैग क्या है, कैग एक लेखा जोखा, यानी कह सकते हैं एक प्रकार से कह सकते हैं कि कॉपी, ये कह सकते हैं कि वहाँ कि भैया सरकार का पैसा था, जनता का पैसा सरकार ने लिया, टैक्स के रूप में इकट्ठा करने के बाद वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। वो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसको आप दिखाओगे, इसको जवाबदेही बनोगे, क्योंकि जनता को सरकार को जनता ने चुना है, तो जनता डिमांड करेगी भैया तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो ये सब चीज़ें पार्लियामेंट में होती हैं। तो यही डिबेट करने के लिए, यही सब कुछ करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, हर चीज़ को बांधने के लिए, ध्यान रखना, लिमिट में चीज़ें मैनेज करने के लिए हमने एक संस्था की स्थापना कर दी, जिसको हमने कैग कहा। ये कोई हमारी संस्था नहीं है। लॉर्ड केनिंग ने 1857 में इसकी स्थापना करी, और लॉर्ड केनिंग से स्थापना करने के लिए सिर्फ पर्पस इतना था, ध्यान रखना, कि जो लेख हैं, जो प्रमाण हैं, जो हमारे, उनको इकट्ठा किया जा सके, ध्यान रखना। तो यहाँ सबसे पहले मद्रास में, मुंबई में, कलकत्ता में, 3 जगह, 3 प्रेसिडेंसी में लॉर्ड केनिंग ने इसकी स्थापना कर दी। लेकिन उसके बाद कहा गया कि यदि ये बाउंडेशन कहेगा, तो 1920 में हमने इंडिपेंडेंट करने की इसकी स्थापना करी कि भैया स्वतंत्र है अपने आप में, लेखा परीक्षा इसकी स्थापना करने के लिए ऐसा करे। तो यानी इस पद का सृजन ब्रिटेन से हुआ है।
और उन लोगों ने एक तरीके से ब्यौरा रखने वाले व्यक्ति को ध्यान रखना, एक मुनीम, आज भी प्रथा रहती है, साहूकार जहाँ तुम जाते होगे तो वहाँ भी वहाँ के साहूकार जो होते हैं अपने आसपास क्या करते हैं, मुनीम रखते हैं। तो मुनीम रखते क्यों है? मुनीम इसलिए रखते हैं कि वो लेखा जोखा रख सकें, ध्यान रखना। तो यहाँ से सरकार के पास बहुत सारे काम है, लेखा जोखा रखने के लिए हमने एक व्यवस्था करी जिसको हम लोगों ने कहा कैग कहा गया। अब प्रश्न बन जाता है क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है और फेडरल में हमने क्या कर दिया है, सेंटर यहाँ बैठा हुआ है, स्टेट यहाँ बैठा हुआ है, तो सेंटर में जो योजना चलेगी यहाँ भी जाएगी। अब ये लोग सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं पैसे का, नहीं कर पा रहे हैं, सबकी ब्यौरा कौन रखेगी, कैग रखेगी। तो यानी पैसे के अंतर्गत जो एक खजांची जिसे हम लोग कह सकते हैं, ध्यान रखना, जैसे एक बैंक में खजांची होता है, उसके पास पैसा वो ब्यौरा रख के रखेगा, लेकिन उसका पैसा तो नहीं है ना। तो इन्हीं वहाँ उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने एक व्यक्ति की स्थापना करी, एक संस्था की स्थापना करा, उसको हम लोगों ने कैग किया। समझ में आया कैग क्या है? कैग संवैधानिक संस्था है जिसको हम लोगों ने एक परीक्षण करने के लिए एक स्थापना करी। अब प्रश्न बन जाता है क्या परीक्षण पहले करता है? भैया ये बाद में करता है भैया। ठीक, क्लियर है? चलिए आइए बात कर लेते हैं यहाँ से और पूरी कहानी को समझने का प्रयास कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग चलेंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन इसके प्रोविजन है उनको याद कर लीजिएगा। इसको भाग नंबर 5 में रखा गया है और क्या कहा गया है इसको, 48 आर्टिकल में, 49 में, 50 में और 51, 4 आर्टिकल इसको दिए गए हैं। तो 4 मूल बातें हैं। 48 में क्या कहा गया है कि इसकी नियुक्ति कैसे होगी, शपथ कौन कैसे दिलवाएगा, सेवा कैसे चलेगी। एंड देन 49 में भारत के नियंत्रण परीक्षण लेने के लिए क्या उसके कर्तव्य होंगे, क्या उसकी ड्यूटी होंगी, क्या उसकी शक्तियां होंगी, इसके बारे में उच्चारण किया गया है। एंड 50 में ध्यान रखना, जो संघ और राज्यों के खाते हैं, ध्यान रखना, उसके रूप में कैसे रखा जाएगा, और राष्ट्रपति सीजीओ को सलाह देता है, ध्यान रखना, जैसे निर्धारित की गई हैं, डिपेंड की गई हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कैसे रखा जाएगा। और 51 में उसने कुछ नहीं कहा, क्या की रिपोर्ट को राष्ट्रपति, ध्यान रखना, प्रस्तुत की जाएगी कहाँ, पार्लियामेंट के सदन पर, ध्यान रखना, प्रत्येक सदन में पेश की जाएगी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। क्यों दिखाएगा कि वहाँ विपक्ष भी बैठा हुआ है कि भैया इतना पैसा हम लोगों ने यहाँ खर्च किया है, ये मूलभूत इसकी बातें हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन है उसके दिमाग में आपको हो जाना चाहिए कि जो पद है वैसे ब्रिटेन की देन है। तो यानी 148 से लेकर 151 के बीच में इसको रखा गया है, जिसमें तीनों का वर्णन यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे शपथ का, नियुक्ति का प्रावधान है, यहाँ कर्तव्य ड्यूटी का प्रावधान है, यहाँ कार्य प्रणाली का प्रावधान है, और यहाँ पे लास्ट में ध्यान रखना संसद के पटल पर रखा जाएगा, जिसमें कैग राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट सौंपेगा, और दोनों ही पटल पे इसको रखेंगे। कुछ मूलभूत बातें हैं। चलिए आगे चल लेते हैं इसके अपॉइंट की कहानी को। यहां से जो अपॉइंट है वो राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति बेसिकली कहा जाए तो यहां से बंधा हुआ है, बांध दिया गया 44 अमेंडमेंट से, तो हमने और ज्यादा उसको बांध दिया। तो राष्ट्रपति के पीछे एक सलाह होती है, एक सजेशन होता है, ध्यान रखना, एक एडवाइस होती है। वो एडवाइस किसकी होती है? मंत्रिमंडल की होती है। तो यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि मंत्रिमंडल की सलाह पर ध्यान रखना, और मंत्रिमंडल का जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, वो पीएम होता है। तो कहा जा सकता है कि एक जब जिसकी सरकार होगी उसका ही क्या होगा, एक लेखा जोखा रखने वाला होगा, तो इनकी सलाह पर रखा जाता है। मूलतः अगर कहा जाए तो लगभग इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष है। इसे हम ऐसे तय कर सकते हैं, जैसे मान लो किसी व्यक्ति की उम्र 64 साल में बना है तो सिर्फ वो 1 साल रहेगा, और किसी व्यक्ति की उम्र 58 साल में बना है तो यानी 6 साल वो 64 साल तक रहेगा। कुछ ये मूलभूत इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। दूसरी बात, इसे हम लोग हटा भी सकते हैं, लेकिन महाभियोग के कारण, ध्यान रखना, इम्पीचमेंट के कारण, सॉरी, ठीक है, ऐसे हटा सकते हैं। दूसरे हटाने की जो प्रक्रिया है, जैसे हम लोग न्यायाधीश को हटाते हैं वैसे ही क्या होते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं। तो कुछ मूलभूत ये तथ्यात्मक फैक्चुअल बातें हैं, इन पे ध्यान रखना, आपको विशेष ध्यान रखना है कैसे कैसे हमें करना है। या इसके अलावा और भी, जैसे मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे, कुछ ऐसी मूलभूत ये बातें दिमाग में हो जानी चाहिए। दैट इज द फैक्चुअल सिचुएशन ऑफ फॉर दिस कैग। एंड आफ्टर डेथ हम लोग बात करते हैं फ्रीडम की। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से कहानी बनेगी। देखिए क्या क्या इसकी फ्रीडम आएंगी, स्वतंत्रता क्या है, कैसे कैसे कर सकता है। ये 3-4 बातें मैं आपको लिखाऊंगा, और तीनों 4 बातें यहाँ पे दिमाग में आपके फिट हो जानी चाहिए। पहली स्वतंत्रता क्या है? सबसे जबरदस्त स्वतंत्रता ये है कि जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है वैसे ही इसे हटाएंगे, ध्यान रखना। तो मतलब इसका नहीं कि मंत्रिमंडल का जो मेंबर अपॉइंट किया सलाह पर, ठीक है हटा दो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पहली स्वतंत्रता क्या हो गई है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, न्यायाधीश की तरह। और वो कैसे हटाया जाएगा? वो इम्पीचमेंट, महाभियोग से हटाया जाता है। पढ़ेंगे उसको, इम्पीचमेंट को, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, यहां से जैसे नियुक्त कर दिया तो नियुक्ति के पश्चात कोई भी, ध्यान रखना, हम लोग इसकी सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू, जब तक उसको
सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं कर सकते, ये इसकी इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट क्या होता है, रिटायरमेंट के उपरांत कोई पद धारण नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है कहाँ से पैसा आता है, तो रिटायरमेंट के बाद कोई पद धारण नहीं करेगा, ध्यान रखना। इसको इतना ही सब कुछ मिल जाता है, ध्यान रखना। इसका जो वेतन होता है वो संचित निधि पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, संचित निधि पर क्या होता है, निर्भर होता है। कुछ ये मूलभूत बातें यहाँ से दिमाग में रखिएगा। और यहाँ पे सेवा शर्तों का जो निर्धारण है, ध्यान रखना, वो राष्ट्रपति की सलाह पर ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि उठा इनका मंत्रिमंडल का दिमाग घूमा तो नहीं कर सकते हैं। सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति की सलाह पर। तो कुछ ये मूलभूत बातें आपके दिमाग में हो जानी चाहिए, ध्यान रखना कि क्या इसकी स्वतंत्रता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। चलिए आगे चलने का प्रयास कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग बात करेंगे वर्क एंड पावर के बारे में कि क्या इसके कार्य हैं और क्या इसकी शक्तियाँ हैं, ध्यान रखना। इसको हम लोग आराम से पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यही क्या है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला क्या इसका कार्य होगा, सभी लोग सब जानते हैं, जितना भी संचित निधि है, यह हमारे पास जो राज्य की संचित निधि है या फिर जो आकस्मिक फंड है, उन सब का ध्यान रखना, लेखा जोखा ध्यान रखना, खर्चों की प्रक्रिया, इन सब का क्या करता है, वो ध्यान रखना तैयार करता है। तो यानी संचित निधि जो आर्टिकल 266 में दे रखी है, राज्य की संचित निधि, और यहां से आकस्मिक निधि, इन सब का लेखा जोखा तैयार करता है या यहाँ पे उसको प्रकार से कर सकता है। नंबर 2, यहां से राज्य और केंद्र के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच लेन देन का परीक्षण करता है। ये परीक्षक है, ध्यान रखना कि भैया कैसे कैसे कहाँ कैसे कैसे चीजें हो लेंगी। निगम और कंपनियों से जो वित्तीय पैसा मिल रहा है, निगम और कंपनियों से जो पैसा मिल रहा है, उसकी भी देख रेख के साथ कर रहा है। जो पैसा निगम और कंपनियों से मिल रहा है, ध्यान रखना, उसका भी परीक्षण करता है, यह परीक्षक है ये, उसके बारे में। राष्ट्रपति को ध्यान रखना क्या कार्य है कि राष्ट्रपति को जितने भी जो रिपोर्ट तैयार होगा उसको पेश करता है राष्ट्रपति को। तो यहाँ भी ये भी क्या है, इसका राष्ट्रपति को ध्यान रखना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसको ध्यान रखना संसद के पटल पर रखेंगे, संसद के पटल पर रखेंगे। दूसरा पॉइंट, ये राज्यपाल को भी पेश करता है। राज्यपाल कहाँ करेंगे, विधानमंडल के पटल पर रखेंगे। कुछ ये मूलभूत बातें, इसके कार्य आपके दिमाग में हो जाएंगे। तो यहाँ से ध्यान रखना, इसके प्रति आपके दिमाग में पिक्चर सी बन जाएगी। तो यानी यहाँ तक क्लियर है। अब पॉइंट बनता है कि क्या इसके कार्य हैं, तो अगर एक ही वर्ड में कहा जाए तो सिर्फ एक ही कह सकते हैं कि लेखा और जोखा तैयार करना। लेखा जोखा मतलब कैसे गया है और कहाँ खर्च हुआ है, उसकी डिटेल तैयार करना इसका एक मूल कर्तव्य है। इसके अलावा आप इसमें जो भी पैसा जहाँ से आता है उसके बारे में ये वर्णन करता है। मान लीजिएगा यहाँ किसी सरकार को किसी बनाने के लिए कुछ पैसा दिया गया, 10 रुपये मान लेते हैं, तो यहाँ से पैसा खर्च हुआ या नहीं हुआ, कितना हुआ, कितना बचा, क्या चीज़ें हुई, इसमें सारी रिपोर्ट कौन क्या तैयार करता है, ध्यान रखना क्या करता है। यानी ये महत्वपूर्ण बिंदु है चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब पॉइंट आता है यहाँ से कैग और निगम का, ध्यान रखना, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कैग और निगम का क्या रोल है, कॉरपोरेशन का क्या रोल है, ध्यान रखना। निगम मतलब कॉरपोरेशन। कुछ ऐसे कॉरपोरेशन है, ध्यान रखना, जिनका लेखा जोखा ध्यान रखना कैग ही तैयार करता है। जैसे एयर इंडिया है या फिर ओएनजी है, कुछ संस्थाएं हैं। यानी एक यहाँ हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कैग जिनका लेखा जोखा ध्यान रखना कैग करता है, वो जैसे एयर इंडिया है, ये सब चीज़ें, ओएनजीसी है। ये जिनका नहीं करता है, ये खुद अपना करते हैं, रिपोर्ट पेश करते हैं, जैसे एसबीआई है, ये अपना लेखा जोखा खुद तैयार करती है। या एलआईसी है, ध्यान रखना, या एलआईसी है, या आरबीआई है। तो यानी ये खुद ही पेश करती हैं, और इनका लेखा जोखा कौन पेश करता है, कॉरपोरेशन, ध्यान रखना, ये क्या करता है। इसीलिए हम लोगों ने ध्यान रखना लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना 1968 में की थी। लेखा परीक्षक बोर्ड की स्थापना 1968 में की थी, ध्यान रखना। और उसमें ध्यान रखना क्या करता है, विशेष उद्योग के लिए, तकनीकी के लिए एक प्रकार से ध्यान रखना ये बोर्ड जो है कार्य करता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 इसमें क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ से इस सब चीज़ों का दिमाग में रखने का प्रयास करें।
उसके बाद यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है, क्या यह मुनीम है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में, एक प्रकार से हम लोग बन सकते हैं, ध्यान रखना है। संविधान के बनते समय जब इसकी स्थापना की गई कैग की, तो फिर डॉक्टर अंबेडकर साहब जी ने कहा ये खजाने का अभिभावक है, यानी खजाने का मालिक है, इसका काम रिपोर्ट देना है, इसका काम ऑडिट करना है, इसका काम जांच करना नहीं है। तो यानी अंबेडकर साहब ने इसके प्रति क्या कहा? अंबेडकर साहब ने डायरेक्टली कहा कि ये खजाने का अभिभावक है, ध्यान रखना। जैसे एक खजांची होता है, अभिभावक है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या करता है कैग? एक सिर्फ रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है, ना कि ये जांच करता है, ध्यान रखना, कि भैया पैसा कहाँ देना है और कैसे देना है। ये कोई भी सुझाव नहीं देता, सिर्फ जो पैसा जहाँ चला गया उसकी रिपोर्ट इसको तैयार करनी है। यानी एक अभिभावक है, ना कि उसके कार्य करने का बुलियाना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान रखना, यह कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कैग मुनीम नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक संस्था है। कैग क्या है? मुनीम नहीं है, यह एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि अपने अधिकार के प्रति, अपने अधिकार के क्षेत्र से जो जुड़े हुए पहलू हैं उन्हीं पर यह मूल्यांकन करता है। ये पैसे का मुनीम नहीं, मुनीम मतलब रखवाला नहीं है, रिपोर्ट पेश करता है। पैसा आरबीआई के पास है, पैसा संस्थाओं के पास है। ये सिर्फ ना इसके पास पैसा है, इसके पास फिर लेखा जोखा है, इसके पास कागज डॉक्यूमेंट्री है। इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं क्या कैग मुनीम है, तो आप कह सकते हैं सर कैग मुनीम नहीं, क्योंकि सिर्फ वो लेखा जोखा रखता है, उसके पास रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसके पास डॉक्यूमेंट्री है, उसके पास पैसा नहीं। ध्यान रखना, जिसके पास पैसा होता है उसे मुनीम कहते हैं, कि भैया जहां मन करा वहां बांट दिया, है ना, यही ना। तो हम इसे कह सकते हैं कि कैग ये मुनीम नहीं, ध्यान रखना। तो ये एक नॉर्मली तरीके से हम कह सकते हैं कि इसे हम लोग मान सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी यही कहा कि खजाने का जो अभिभावक होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी से आना चाहिए और उसकी नियुक्ति संवैधानिक स्तर पर की जाए, जिससे ध्यान रखना वो पैसे जो का लोखा जाए। अगर मान लो ये चीज़ नहीं होती, फिर सरकारें 5 साल के लिए आती हैं, लेखा जोखा रखने की आवश्यकता ही क्या है? और ये सब स्तर पे, निचले स्तर से भी किया गया। आप गांव लेवल पे आएंगे, ध्यान रखना, तो लेखा जोखा रखने के लिए गांव का एक प्रधान होता है। तो प्रधान क्या है? प्रतिनिधि होता है जनता का। इसके पैसे की रखवाली करने के लिए हमने क्या कर दिया? एक बीडीओ की स्थापना कर दी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको सचिव कहते हैं, ध्यान रखना। ऊपर जाएंगे तो यहाँ ब्लॉक प्रमुख आ गया, यहाँ पे बीडीओ की स्थापना कर दी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके ऊपर जाएंगे जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सब आ जाते हैं, तो वहाँ डीएम की स्थापना कर दी। इसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ सीएम होता है, तो वहाँ पे गवर्नर की स्थापना कर दी। इसके ऊपर जाएंगे तो पीएम होता, पीएम के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट की स्थापना कर दी। तो यानी लेखा जोखा के साथ साथ प्रबंधन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को भी साथ में रखा गया। तो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यपालिका को मिलकर चलना पड़ता है, जिसमें प्रशासनिक में प्रशासन के लोग आते हैं, राजनीति में ध्यान रखना जो जनता के प्रतिनिधि करते हैं वो लोग आते हैं। तो यानी ये मुनीम नहीं है, क्योंकि लेखा जोखा रखता है। तो ठीक है दोस्तों, ये कैसा लगा कंसेप्ट आपका कि हम बहुत कम समय में मैक्सिमम डायमेंशन कवर कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमें इस तरह की कहानी को कैसे पढ़ना चाहिए। तो कुछ मूलभूत बातें इसमें आपने समझी कि कैग क्या है। कैग अभिभावक है जो लेखे जोखे का प्रबंधन करने का काम करता है। एग्जाम में रोल क्या है आप समझ चुके हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, अपॉइंट कौन करता है, क्या ये मुनीम है, समझ चुके हैं। निगम की बातें भी जान चुके हैं, टेन्यू को भी जान चुके हैं, स्वतंत्रता को भी जान चुके हैं, पावर और उसकी वर्क क्या होते हैं इसको भी जान चुके हैं। तो बहुत कम टाइमिंग में हमने टॉपिक को कवर किया। कैसी लग रही है ये सीरीज, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इससे लाभान्वित हो पा रहे हैं, ध्यान रखना, तो जरूर ध्यान रखना, कमेंट करें। और मिलते हैं नए स्लॉट के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें इस यात्रा का। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।